नमस्कार बच्चों। कल हमने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक ओजस्वी कविता समर शेष है का वाचन किया था और उस कविता को पढ़ते हुए आज की परिस्थिति और परिदृश्य में उस कविता की क्या प्रासंगिकता है इसको मैंने आपको समझाया था। समर शेष है का मतलब है कि अभी युद्ध बाकी है, अर्थात अभी हमें शांत होकर नहीं बैठना है, प्रयास करने हैं। बेटा यदि मैं कहूं तो जब तक हमारी जिंदगी है कशमकश और युद्ध तो खत्म नहीं होता। एक समस्या आती है, उसका समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। तो वास्तव में जब तक जान है तब तक संघर्ष तो है ही। तो हमें और संघर्ष के रूप बदल जाते हैं, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, कभी मानसिक, कभी व्यक्तिगत, कभी पारिवारिक संघर्ष तो आते रहते हैं। तो युद्ध तो खत्म नहीं होता, युद्ध तो बाकी है और हमको उस युद्ध के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहना है। जैसे मैंने किस कविता को कल जोड़ा था कोरोना से, कि कोरोना पिछले साल आया, हमने सोचा हमने तो जीत ली बाजी और आजाद हो गए, उच्छृंखल हो गए, सारी गाइडलाइन तोड़ दी, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। और अब देखिए बार बार चेतावनी दी गई थी हमको, मास्क लगाएं, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, पर हमने नहीं मानी। और अब देखिए कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरीके से हमारा जीना मुहाल कर दिया है। परेशान हो गए हैं हम लोग, जगह जगह से अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। तो उस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता कितनी प्रासंगिक बन पड़ी है कि समर शेष है, इस पर हमने कल विचार किया था। आइए आज हमें इस कविता का भावार्थ, व्याख्या देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। समर शेष है, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कस खोलो। क्या मतलब है? पूरी कविता सांकेतिक और प्रतीकात्मकता से भरी हुई है। पूरी कविता में अप्रस्तुत विधान है, रूपक है, रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें किया है। तो ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कस खोलो। कवि कह रहा है अपनी धनुष की डोरी को ढीला और तरकश का कस खोलो। जो अपनी धनुष की डोरी है उसको ढीला करना और तरकश का जो कश है उसे खोलना। किसने कहा? किसने कहा आपको कि आप अपनी धनुष की डोरी को ढीला कर दीजिए और जो तरकश बंधा हुआ है उसे खोल दीजिए? आपको मालूम है जब युद्ध पर जाते थे तो लोग, जब पुराने युद्ध होते थे तो धनुष और बाण होते थे, बाण तरकश में रखे रहते थे और धनुष कंधे पे लटका रहता था। और जब धनुष का काम खत्म हो जाता था तो उसकी जो डोरी होती ना उसको थोड़ा ढीला करके फिर उस धनुष को रखा जाता था, यानी कि युद्ध समाप्त हो गया। धनुष की डोरी खोलने का मतलब क्या? युद्ध समाप्त हो गया और तरकश को उठा के एक तरफ रख दिया जाता था, यानी कि युद्ध समाप्त हो गया है। तो कभी प्रश्न पूछ रहा है, किसने कहा आपसे कि धनुष की डोरी को खोल दीजिए? किसने कहा आपको कि तरकश को जो बांधा हुआ है उस तस्कर को उतार के नीचे रख दीजिए? अर्थात अभी तो युद्ध जारी है, आपने युद्ध समाप्त क्यों मान लिया? अभी तो आपको प्रयास करने हैं, अभी तो आप मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी तो रास्ता है, रहा है, कटीली रहा है, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं। आपको अपनी धनुष की डोरी को अभी भी प्रत्यंचा को खींच के रखना है, तरकश को बांधे रखना है, बाणों को पहना रखना है। किसने कहा दिया? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये किस संदर्भ में कह रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता तो लिखी थी इस संदर्भ में कि 1962 में जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था और हम पराजित हो गए थे तो हमारे अंदर निराशा आ गई थी, हम बहुत परेशान और अवसाद से भर गए थे। तो कवि ने उस समय हमारे अंदर जोश और उत्साह भरने के लिए कहा था कि ठीक है आज हार गए तो क्या, लेकिन हमें अपना युद्ध जारी रखना है। उन्होंने बहुत सारे उस समय की जो समकालीन राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, उन आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को सामने रख के ये कविता लिखी। लेकिन ये कविता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इस कविता को हमको इस अर्थ में पढ़ना है कि युद्ध तो कभी खत्म होता ही नहीं है, संघर्ष तो जीवन भर चलता है। तो किसने कहा ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कस खोलो? और किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो? ये किसने कहा है कि युद्ध की वेला चली गई, अब शांति से बोलो? मतलब युद्ध, हम चीन से युद्ध हार गए तो क्या युद्ध खत्म हो गया?
अरे चीन से हमने युद्ध किया, हम हार गए, चीन ने हमारे काफी सारी भूमि को अधिकृत कर लिया, तो अभी ये शांति की वेला नहीं आई है, चुप बैठने की वेला नहीं आई है, अभी तो हमें प्रयास करना है, संघर्ष करना है, पुनः अपनी जीत को हासिल करना है। तो इसमें अर्थ जो व्यंजित हो रहा है बेटा, वो ये अर्थ व्यंजित हो रहा है कि जीवन में हमें शांति से, मतलब बैठने का मतलब ये नहीं है कि अशांत हो जाओ, शांति से बैठने का मतलब यह है कि हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं, हमें अकर्मण्य होकर, कर्महीन होकर नहीं बैठना है, ये सोचकर कि बस अब तो हो गया। जैसे आपने 11th क्लास पास करी तो क्या आप चुपचाप बैठ गए? अरे 12th क्लास की तैयारी शुरू हो गई, 12th पास कर ली तो चुपचाप बैठ गए? कॉलेज की तैयारी शुरू हो गई, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? जॉब प्राप्त करने की तैयारी शुरू हो जाएगी और जॉब प्राप्त कर लेंगे तो क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? और आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो कवि कह रहा है, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कस खोलो। और किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो? ये किसने कह दिया कि आप शांत हो जाइए, अपने प्रयासों को खत्म कर दीजिए, संघर्ष खत्म हो गया है? ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। किसने कहा और मतभेदो हृदय वनी के शर से? ये किसने कह दिया आपको? क्या आप अपने अंदर की आग को खत्म कर दीजिए? वहनी का मतलब होता है अग्नि, आग, लालसा, ललक। किसने कहा कि आप अपनी ललक को खत्म कर दीजिए, अपनी इच्छा शक्ति रूपी आग को खत्म कर दीजिए, उस तीर को खत्म कर दीजिए, उस अग्नि तीर को खत्म कर दीजिए जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जो मादा होता है, जो कुछ कर गुजरने का जो जुनून होता है, उसको जगाता है। किसने कहा कि और मत वेदो, अपने हृदय को मत वेदो, अपने हृदय को और ज्यादा उस परिस्थिति को और खोज निकालने के लिए और ज्यादा प्रेरित ना करो? ये किसने कह दिया? भरो भुवन का अंग कुमकुम से, केसर से, कुसुम से। ये किसने कह दिया आपको कि सारी दुनिया में आपको कुमकुम, केसर और फूलों से सजाना है? यानी कि अभी सुख के दिन नहीं आए हैं, अभी तो संघर्ष बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। याद है ये डायलॉग? जिंदगी में कभी पिक्चर खत्म नहीं होती, पिक्चर तो खत्म बेटा अपनी मृत्यु के साथ ही होती है। तो किसने कहा और मतभेदों? किसने कहा कि और प्रयास नहीं करने हैं? किसने कहा कि सुख के सेज में सो जाओ? किसने कहा कि केवल सुखों का भोग करो और संघर्ष को भूल जाओ? कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान? कभी बड़ी मार्मिकता के साथ कह रहा है कि मैं किसको कुमकुम लेपूं, अर्थात जो सुख है, जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को मैं किसे दूं और किसको अपने कोमल गान सुनाऊं? मैं यदि कविता कोमल गानों की लिखूं, माधुर्य की कविता लिखूं, प्रेम की कविता लिखूं, तो मैं किसको सुनाऊंगा? अरे आपकी भाव कौन सुनेगा? यदि सुनने वाला दुखी है, परेशान है, अभावों से ग्रस्त है, तो वो आपके प्रेम गीत को सुनेगा क्या? छायावादी जो कविता थी वो प्रेम और सौंदर्य पे आधारित थी। क्यों धीरे धीरे छायावादी कविता प्रगतिवादी कविता में बदल गई? क्योंकि जो छायावादी कवि थे वो प्रेम के और सौंदर्य के गीत गा रहे थे, लेकिन समाज में तो अभाव था, शोषण था, भूख थी, पिछड़ापन था। कौन उनकी इस कविता को सुनता? तो वो कवि, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत रहे हो, चाहे वो निराला रहे हो और चाहे वो महादेवी रही हो, उनकी सबकी कविता बाद में प्रगतिवादी कविता में बदलती नजर आई। अर्थात समाज की जो वस्तु स्थिति थी, समाज का जो शोषण था, समाज की यथार्थ स्थिति थी, उस पर उन्होंने कविताएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर यही कह रहे हैं कि मैं किसको सुनाऊं अपना मधुर गान? जनता तो मेरी भूखी नंगी है, मेरी जनता तो अभावग्रस्त है, मेरी जनता तो दुखी और शोषित है, और वो उनको मधुर गान सुनाऊं? क्या वो मेरे इस मधुर गान को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो कह रहे हैं कुमकुम लेपूं किसे, किसको सुंदरता दूं, किस पे सौंदर्य का आरोपण करूं और किसको कोमल गान सुनाऊं? तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, मेरी आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान तड़पता है, और उस भूखे व्यक्ति को क्या मैं मधुर प्रेम और सौंदर्य की कविता सुनाऊंगा? वो तो रोटी मांगेगा मुझसे, उसे तो रोटी चाहिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, उसको वो चीज चाहिए। तो इसलिए मैं मधुर गान किसको सुनाऊं? फूलों के रंग। तो इस तरीके से कवि ने इन पंक्तियों में तत्कालीन समाज की जो आर्थिक अभाव थे, जो आर्थिक समस्याएं थी, उन समस्याओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने कहा है कि संघर्ष अभी बाकी है, संघर्ष करना है, प्रयास खत्म नहीं करने हैं, साथ ही सौंदर्य और ये जो चीजें हैं वो सब भरे पेट की चीजें हैं। सौंदर्य है, मधुरता है, प्रेम है, श्रृंगार है, भरे पेट की चीजें। अभी तो पेट खाली है। जब पेट खाली है तो किस तरीके से हम इस तरीके की गीत गा सकते हैं? तब तो फिर मैं कोई क्रांति का गीत ही गा सकता हूं, और वही रामधारी सिंह ने गाया। अब इस समस्या का जिम्मेदार कौन है?
कि भारत में अभी भी लोग भूखे नंगे हैं, अभी भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। बेटा स्वास्थ्य भी एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अभी भी हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं हमको स्वास्थ्य सुविधाएं? कोरोना में आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्यों? दवाई नहीं है। क्यों नहीं है? हम इतने दिन सालों हो गए हमको आजाद हुए, आज भी हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्यों आश्वस्त नहीं रह पाते? क्यों हमारे पास इतने संसाधनों की कमी है कि हमें विदेशों से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है? बेड नहीं है, बेड के अभाव में लोग अपने दम तोड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। और उस समय आर्थिक स्थिति खराब थी। तो कवि कह रहा है कि फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वालों, कवि सीधा सत्ताधारी जो लोग हैं उन पे आक्षेप कर रहा है कि तुम तो फूलों के रंगीन लहरों पे उतरते हो, अर्थात तुम तो सुख और मौज का जीवन जी रहे हो। ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, तुम तो सारे रेशमी नगर के वासी, तुम्हारा जो वातावरण है, तुम्हारा जो निवास है, तुम्हारे जो जगह है, वो तो सब रेशमी वस्त्रों से आच्छादित है, वो तो सुख संपत्ति से भरपूर है, तुम तो समृद्धशाली हो। जीवन के सारे सांसारिक सुख जो होने चाहिए, ऐश्वर्य जो होना चाहिए, जो विलासिता होनी चाहिए, वो सब तुम्हारे पास है। तुम विलासी और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जी रहे हो और उस पर मतवाले हो रहे हो, घमंड हो रहा है, तुम्हें अहंकार हो रहा है कि आप उच्च वर्ग के हो, आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हो। सकल देश में हाल है। और देखो तो सही, सारे जहर में तो, सारे देश में तो जहर फैला हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है, अभाव ही अभाव है। दिल्ली में हाला है, पर जो दिल्ली है वो मदमस्त हो रही है। हाला मतलब शराब, और दिल्ली यहाँ प्रतीक है किसका? सत्ता का। दिल्ली का मतलब यहाँ दिल्ली शहर नहीं है, दिल्ली का मतलब है सत्ता, और दिल्ली में हाला है। और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो लोग सत्ता में हैं, वो मतवाले हो रहे हैं, अपने सत्ता के मद में बेहोश हो रहे हैं, डूबे हुए हैं। उन्हें नशा हो रहा है अपनी सत्ता के अधिकारों का, उन्हें नशा हो रहा है। उन्हें जनता के दुख और दर्द का कोई ध्यान ही नहीं है कि जनता कितना दुख पा रही है। दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियारा है। दिल्ली में तो रोशनी हो रही है, अर्थात जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके घर में तो रोशनी हो रही, उनके घर में तो सारे सुख है, उनके घर में तो जो प्रगति और विकास है वो सब उनके घरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे भारत में अंधियारा है। भारत में तो कहीं भी हमें उन्नति और प्रगति के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने सत्ताधारी जो लोग हैं, जो अधिकार संपन्न वर्ग लोग हैं, उनकी इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है कि वो तो सुख मौज का जीवन जी रहे हैं, पर आम जनता के दुखों से, उस अभावों से उनको कोई लेना देना नहीं है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा आज भी मरघट का संसार। कवि कह रहा है तुम तो मखमली पर्दों के अंदर रहने वाले हो, अर्थात तुम तो बहुत सुख और ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हो, तुम तो बड़े फूलों की तरह अपना जीवन जी रहे हो, कोमल और मधुर भावनाओं के साथ अपना जीवन जी रहे हो। इसके पार आज भी मरघट का संसार ज्यों के त्यों खड़ा है, अर्थात जनसाधारण का जो जीवन है वो तो मृत्यु के समान बना हुआ है, वो तो शमशान की तरह बना हुआ है। क्योंकि उसमें कहीं उन्नति और प्रगति के निशान दिखाई नहीं देते। वहां तो हाहाकार मचा हुआ है, वहां तो दुखों और अभावों का साम्राज्य ही साम्राज्य है। तो इस तरीके से कवि ने यहाँ पर सत्ताधारी जो लोग हैं, जो सत्ता संपन्न लोग हैं, अधिकार संपन्न लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन पर व्यंग करते हुए बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अभावग्रस्त लोगों को उपेक्षा का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा है। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज शून्य अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है। वो वर्णन कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं कि आज भी भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। आज भी हमारे भारत का अधिकांश भाग, समाज का अधिकांश भाग कैसा है, जहां पर अभी भी विकास की किरण तक नहीं पहुंची है, उन्नति नहीं हुई है, प्रगति नहीं पहुंची है। वहां पर अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं के साधन तक नहीं पहुंचे हैं। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है। अभी भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहां पर अभी तक आशा की किरण, उन्नति की किरण, प्रगति और विकास की किरण नहीं पहुंची है। जहां क्षितिज शून्य है, अभी तक अंबर तिमिर वर्ण है, और जहां अभी भी अज्ञान का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, जहां अभी भी शून्य है लोग, अभी भी उन लोगों के मतलब उनका जो जीवन है वो खालीपन से भरा हुआ है, उनका जीवन एकाकी है, अभावों से भरा हुआ है, और चारों तरफ अज्ञान का अंधकार
छाया हुआ है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है। कवि कह रहा है हमारे भारत की ऐसी बदहाल और फटे हाल और शोषित स्थिति को देखकर मेरा हृदय तो हिल जाता है। मेरा मतलब इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो इस दयनीय स्थिति को सहन नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। बेटा कवि संवेदनशील होता है, वो लोगों के दुखों को और सुखों को महसूस कर सकता है। तो आम जनता के जो दुख हैं, कवि उस दुखों को देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो संवेदनशील है, देख नहीं पाता, वो करुणा से भर जाता है और असह्य हो जाती है उसको वो स्थिति देखना कि जनता जिस जीवन को जी रही है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है और माँ को लज्जा वसन शिशु को ना क्षीर मिलता है। कहते हैं कैसी स्थिति है कि आज माँ को अपनी लज्जा ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। यानी कि हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को पूरे वस्त्र नहीं मिल रहे जिससे कि वो अपने शरीर के अंगों को ढक सकें, अपनी लज्जा को ढक सकें। इतना वस्त्रों का अभाव है और छोटे बच्चों को पीने को दूध तक नहीं मिल रहा है। यानी कि भूखी और नंगी हमारी जनता है, वहां अभी तक विकास और उन्नति हुई नहीं है। पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख आवाज। 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। कवि कह रहा है कि जनता के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित होकर एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 वर्ष हो गए हैं, अभी तक हमारा स्वराज कहाँ अटका है। अर्थात हमारे आजादी को इतना समय बीत गया है, अभी तक हमारी आजादी हम तक क्यों नहीं पहुंची है। कहने का मतलब यह है कि भारत आजाद हो गया, स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, भारत में पूर्ण गणतंत्र आ गया 1950 में, लेकिन भारत की जो जनता है उसमें स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, सामाजिक सौहार्दता नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, और तो और खाने को रोटी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये कैसा स्वराज है, कहाँ हमारा स्वराज अटक गया है, किसके पास रह गया हमारा स्वराज जो अब तक नहीं है। अंग्रेजों ने तो दे दिया, पर हम तक वो स्वराज क्यों नहीं पहुंचा है। अटका कहाँ स्वराज, प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारा स्वराज कहाँ अटक गया है। अंग्रेज तो देकर चले गए थे, लेकिन आम जनता तक वो आजादी नहीं पहुंची है। वो आजादी कहाँ अटक के रह गई है। बोल दिल्ली फिर वही प्रतीक है सत्ता का, कि बोल सत्ताधारी लोग, तू क्या कहती है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कि हमारा स्वराज कहाँ अटक गया है। तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है कि दिल्ली तो रानी बन गई और बेचारी जो जनता है वो भूखी है, नंगी है, वो वेदना सह रही है, वो दुख सह रही है, उसका शोषण हो रहा है। दिल्ली यहाँ पर क्या है, एक प्रतीक है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो राजा बन के राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रही है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में। प्रश्न पूछ रही है जनता, हमारा स्वराज कहाँ अटक के रह गया है। हम क्यों, दिल्ली तो जो सत्ताधारी लोग हैं वो तो राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं, और हम क्यों जबरदस्ती शोषण सहें। और साथ ही कह रहे हैं हमारा जो भाग्य है वो किसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, किसने अपने हाथों से हमारे भाग्य को रोक लिया। हमारे भाग्य में ये दुख और अभाव तो नहीं थे, आजादी मिली, हमारे भाग्य में भी आजादी थी, हमारे भाग्य में भी समृद्धि और संपन्न होना लिखा था, हमें भी कामकाज मिलना चाहिए था, हमें भी आजीविका के अवसर मिलने चाहिए थे, हम भी शोषण मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। मगर हमारे इस भाग्य को किसने अपने करों में दबा रखा है, अर्थात किसने हमारे भाग्य को अपने वश में कर रखा है। उतरी थी जो विभा मानी रोशनी सुबह, वो कह रही है कि जो विभा उतरी थी अर्थात जो आजादी आई थी, हुई बंदनी बता किस घर में। ये तो बता दो कि हमारी जो आजादी की सुबह आई थी, जो आजादी का प्रकाश हमारे भारत में आया था, उसको किसने बंदनी बना रखा है अपने घर में, किसने बंदी बना लिया है। अर्थात व्यंग है कि सत्ताधारी पार्टियों ने वो सारा सुख, वो सारी आजादी अपने उपयोग, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रखी है। आम जनता को उस आजादी, उस स्वराज और उस सुविधाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। समर शेष है ये प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। कवि कह रहा है अभी तो युद्ध बाकी है, ये मत सोचो कि हम चुप होकर बैठ गए हैं, हम अपना संघर्ष करेंगे। क्रांति का आह्वान, कवि क्रांति का आह्वान कर रहा है कि अभी समर शेष है। ठीक है, चीन के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी आम व्यक्ति का जो जीवन है, जो संघर्ष है, वो अभी जारी है, समर शेष है। और लगता है कि एक दिन जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो उन्नति है, जो प्रगति है, जो विकास है, जो आजादी है, जो हमारा स्वराज है, वो उस बंदी ग्रह से छूट जाएगा। इन सत्ताधारियों ने हमारी आजादी को अपने शिकंजे में ले रखा है ना, इन सत्ताधारियों के हाथ से हमारी ये आजादी
छूटकर मुक्त होकर अवश्य एक दिन हमारे पास आएगी। और यदि नहीं आई ना तो वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली को पापिनी कह रहे हैं, अर्थात सत्ता को पाप करने वाली बता रहे हैं कि हे सत्ताधारी लोगों सुन लो, यदि तुमने ये आजादी को मुक्त नहीं किया ना, यदि तुमने आम जनता को आजादी नहीं दी ना, तो तुम्हारे ऊपर महावज्र टूटेगा, अर्थात इस क्रांति का जो दुष्परिणाम होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आम जनता क्रांति करेगी और उस समय उसका जो दुष्परिणाम होगा, यानी कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बेटा क्रांति का परिणाम तो यही होता है। हमने निराला की कविता बादल राग में भी इस तरीके की चीजें पढ़ी हैं। हमने रामधर सिंह दिनकर की जो विपद का कविता है उसमें भी हमने इस तरीके की चीज पढ़ी है कि जब क्रांति होती है तो सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जो अधिकार संपन्न जो वर्ग होता है, जो शोषक वर्ग होता है, वो विनिष्ट हो जाता है और शोषित वर्ग का और सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य स्थापित होता है। चाहे वो रूस की क्रांति देख लो, चाहे फ्रांस की क्रांति देख लो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति देख लो, चाहे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देख लो, चाहे हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए कि यदि राजी हमको आजादी नहीं दी तो फिर जनता क्रांति करती है और जो अधिकार संपन्न शोषक वर्ग होता है उसको पूरी तरीके से उसका पतन होकर और सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। यही चेतावनी कवि ने इन पंक्तियों में दी है। समर शेष है, स्वराज को सत्य बनाना होगा। वो कहते हैं अभी हमारा संघर्ष बाकी है। जो स्वराज हमें 1947 में मिला था ना, आज तो वो हमें झूठ लग रहा है, लेकिन हम उस आजादी को सच बना देंगे। हम उस स्वराज को सत्य बनाएंगे। वास्तविकता में, यथार्थता में वो आजादी हमको मिलेगी। क्रांति के द्वारा हम उस आजादी को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। जिस तरीके से अंग्रेजों से हमने स्वराज प्राप्त किया था, उस तरीके से आज के शोषक वर्ग से भी हम आजादी को प्राप्त करके ही रहेंगे। यथार्थ रूप से हम स्वराज का भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, भारत में स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। जिसका यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। और ये जो स्वराज है वो है किसका? जनता का। भाई प्रजातंत्र किसका है? प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। तो जब ये तंत्र प्रजा का है, शासन प्रजा का है, स्वराज प्रजा का है, तो ये प्रजा और जनता तक पहुंचकर ही रहेगा। अर्थात जनता के पास उसके अधिकार और उसकी सुविधाएं पहुंचकर ही रहेंगी। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं और इस रास्ते में स्वराज को जनता तक पहुंचाना है, सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना है, जनता के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। इस रास्ते में जो पर्वत अड़े हुए हैं, अर्थात जो बाधाएं हैं, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, जो अधिकार संपन्न लोग, राजनेता हैं, जो सरकारें हैं, जो इसमें बाधा डाल रहे हैं, अर्थात जो जनता तक सुख, आराम और सुविधाएं की चीजें पहुंचने नहीं दे रहे हैं ना, जो गंगा के पथ को, जो स्वराज रूपी जो गंगा है, उसके रास्ते को जो रोक कर खड़े हुए ना इंद्र के गज प्रतीक, इंद्र के गज माने सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, वो उन्होंने इस जनता के अधिकारों को अपने शिकंजे में कस रखा है। ऐसे लोगों के लिए कवि कह रहा है कि कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे। उनसे कह दो कि तुम झुक जाओ, अर्थात अपना अहंकार त्याग दो। और जो तुम अड़े हुए हो ना कि जनता तक उनके अधिकार ना पहुंचे, जनता तक उनकी सुविधाएं नहीं पहुंचे, तुम रास्ते से हट जाओ। तुम जो बाधा बन के खड़े हो गए हो ना, जो दीवार बन के खड़े हो गए हो ना, एक तरफ हट जाओ। तब तो तुम्हारा दुनिया में यश होगा, तब तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। और अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। और यदि तुम अड़े रहे ना कि जनता को जनता का अधिकार नहीं दिया, जनता को जनता की सुख और समृद्धि नहीं दी, संपन्नता नहीं दी, तो फिर ये जनता ऐसी क्रांति करेगी कि तुम्हारे जो ऐरावत है ना, जो तुम्हारा जो घमंड रूपी, इंद्र रूपी जो घमंड है ना, वो पत्तों की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारा सुख समृद्धि का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह खत्म हो जाएगा। समर शेष है, कवि कह रहा है अभी तो संघर्ष बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। समर शेष है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो। वो कहते हैं अभी समर शेष है, ये जनता रूपी जो गंगा है ना, इसको खुलकर लहराने दो। अर्थात जनता को अपने विचार अभिव्यक्त करने दो, जनता को अपने भाव सबके सामने रखने दो, जनता को अपना कर्म करने दो, जनता को खुलकर अधिकार दो, समान अवसर दो कि वो अपने सामर्थ्य और क्षमता और अपनी जो उनके पास बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से वो इस देश को आगे लेकर जाएं। अर्थात उनको स्वतंत्रता दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो। और जो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं ना सत्ताधारी लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रशासक, उन प्रशासक उनके मुक्तों को, उनके समृद्धि को, उनको बह जाने दो, अर्थात उनको समाप्त हो जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, माना।
माना कि हमारे इस विकास की राह है वो आसान नहीं है, इस विकास की जो जमीन है वो आसान नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, अर्थात बहुत ही समस्याएं और परेशानियां हमारे बीच हैं। तो कोई बात नहीं, एक संकल्प जाहिर किया है, हम उन समस्याओं को, उन मुश्किलों को तोड़ेंगे। अर्थात जो हमारे विकास की भूमि जो ऊबड़ खाबड़ है, जो पथरीली है, उसके पत्थरों को हम तोड़ेंगे, अर्थात उन बाधाओं को और मुश्किलों को हम खत्म करेंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। और जब तक हम अपने विकास की राह को समतल नहीं कर लेते, सरल नहीं करते, सहज नहीं कर लेते, तब तक हम युद्ध करना छोड़ेंगे नहीं, अर्थात तब तक हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। लगातार हम संघर्ष करते ही रहेंगे। ये चेतावनी है जनता की तरफ से कि या तो हमें समानता का भाव मिल जाए, या तो हमें हमारे अधिकार मिल जाए, या तो हमें सारे भेदभावों से दूर होकर हमारे शोषण को समाप्त कर दिया जाए, और नहीं तो फिर हम युद्ध करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं। समर शेष है, कवि कह रहा है अभी तो संघर्ष बाकी है। चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, आह्वान किया है जनता का कि तुम ज्योतियों के तीर बरसाते चलो। ज्योति माने ज्ञान, विज्ञान, जागरूकता, इसके तीर बरसाते चलो, अर्थात इसको चारों तरफ विकसित करते चलो, सब लोगों को जागरूक करते चलो, सब लोगों को जगाओ। खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। और जब तुम जागरूकता रूपी तीर बरसाओगे ना, अर्थात जब तुम्हारे अंदर जागरूकता आ जाएगी, तो ये जो विषमता है ना, जो सामाजिक असमानता और जो शोषण है, ये खंड खंड होकर, इसकी जो जंजीरें हैं ना, वो खंड खंड होकर बिखर जाएंगी। अर्थात लोग जो भेदभाव कर रहे हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो अज्ञानता है, वो खंड खंड होकर खत्म हो जाएगा। और हमारा जो सर्वहारा वर्ग अभी जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है ना, वो जंजीर सब टूट टूट के बिखर जाएंगी और जन साधारण आजाद, सही मायनों में आजाद हो जाएगा। क्यों? कि सही मायने में उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, सही मायने में उसको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, सही मायने में उसको सामाजिक समानता का भाव उसके अंदर आएगा, तो फिर वो उन्नति कर पाएगा। समर शेष है, कवि कह रहा है अभी तो संघर्ष बाकी है, कि अभी मनुष्य भक्षी हुंकार रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं मनुष्य भक्षी, इंसानियत को खाने वाले, अर्थात दूसरे इंसान का शोषण करने वाले, शिकार करने वाले, अभी तो ऐसे इंसान हैं जो राक्षस की तरह हैं, और जो दूसरे मनुष्यों के अधिकारों को खा रहे हैं, उनकी सुख संपत्ति को खुद जीम रहे हैं और खुद संपन्न बन रहे हैं। अभी ऐसे मनुष्य हुंकार रहे हैं, अर्थात चारों तरफ ऐसे मनुष्य फैले हुए हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। और ऐसे जो राक्षस लोग हैं, ऐसे जो गैर इंसानियत वाले लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, सत्ताधारी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? गांधी का रुधिर पी रहे हैं, अर्थात गांधी की जो विचारधारा है उनको उन्होंने त्याग दिया है और जवाहर पे फुंकार रहे हैं। यहाँ गांधी और जवाहर कोई नाम नहीं है, प्रतीक हैं कि इस तरीके से जो अच्छे लोग, जो सात्विकता है, जो सकारात्मकता है, उसको उस पर वो फुंकार रहे हैं, अर्थात उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका विरोध कर रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, पर अभी तो हमारा संघर्ष बाकी है। अभी तो हम इनके घमंड को तोड़ देंगे। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज जितना आपको पढ़ाया है, इस भावार्थ को आप समझें, व्याख्या को आप समझें, और यदि इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे लिखें, अपने कमेंट्स में लिखें या अपने मैसेज मुझे दें, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। ओके बेटा।